सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। तो आज हम आपके लिए सीबीएसई 2025-26 का सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें कि हम फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन सी जो गिवन है वो फिजिक्स का पार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 30। अर्नव वॉज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसिस। ठीक है, अर्नव ने क्या किए, 3 पॉइंट लिखे हैं, नोट किए हैं। इनमें से कौन सा हमारा पॉइंट करेक्ट है ये हमें चेक करना है। ठीक है, so first point is concave mirrors can produce both real and virtual images depending on the position of the object. Yes, जो concave mirrors होते हैं वो हमारी रियल इमेजेस भी बनाते हैं एंड वर्चुअल इमेजेस भी बनाते हैं। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, यानी कि सारे जो 5 केसेस है उसमें हमारी रियल इमेजेस बनती है। एंड जो वर्चुअल इमेज कब बनती है हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पोल एंड पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी इमेजेस कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। यानी कि उसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं? नहीं, जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो तो हमेशा हमारी वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं। ठीक है, इसमें तो हमेशा हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। इन बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस, हम हमेशा कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में इमेज लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए ये मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। Now we can check the options. Choose from the following the correct option that lists the correct statement about reflection from कर्व्ड सरफेसेस। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हम चेक कर सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड हमारा किसमें गिवन है, डी में। दैट इज डी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, so question 31 is choose the correct option from the below which explains the reason for us to perceive the day sky as blue. ठीक है, तो हमें इसमें रीजन फाइंड आउट करना है कि जो हमारा स्काई ब्लू होता है उसका क्या रीजन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ्स सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। यस, जैसे ही सनलाइट हमारी एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होती है, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है जैसे कि ब्लू, वो क्या होती है, अदर कलर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्लू लाइट क्या होती है, ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। ठीक है, सो हमारा ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। नाउ अदर ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्केटर्ड इक्वली। ठीक है, अगर सारे कलर्स इक्वली स्केटर्ड होंगे तो हमें स्काई तो व्हाइट दिखना चाहिए, लेकिन हमें तो ब्लू दिखता है, यानी कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड। नहीं, जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ तो क्या होती है, कम होती है, रेड ऑरेंज की ज़्यादा होती है। यानी कि ये भी, इसमें तो हमें क्या गिवन है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ लॉन्ग होती है, यानी कि ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नाउ डी ऑप्शन क्या है, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स दैट गिव द स्काई इट्स ब्लू अपीयरेंस। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से स्काई की कलर क्या, स्काई का कलर ब्लू होता है। नहीं, ये तो एकदम इनकरेक्ट है हमारा। ठीक है, सो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। यानी कि जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होती है तो अदर कलर के कंपैरिजन में जो ब्लू लाइट होती है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती है तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है अदर कलर्स के कंपैरिजन में। दैट इज ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The following question consists of two statements, assertion and reason are. ठीक है, answer these question by selecting the appropriate option given below. A option क्या है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B क्या है, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D क्या है, A is false but R is true. ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन 32 के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये असरेशन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन है हमारे। सो असरेशन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन 32 में, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है, हमें क्या गिवन है,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर, यानी कि u हमारा 26 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 26 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? हमारी पॉजिटिव होती है ना। हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मिरर है ना हमारा यहाँ पे, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है? 26, ठीक है। v हमारा v हमें गिवन नहीं है, ठीक है, प्लस u की वैल्यू हमारी कितनी है? -26। तो v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि v की वैल्यू हमारी 13 सेंटीमीटर आई, ठीक है, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है? द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। यस, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे फॉर्म नहीं हो रही, इमेज हमारी 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, यानी कि इसमें गिवन है द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पे हमारी इमेज फॉर्म नहीं होगी। यस, इन्फिनिटी पे फॉर्म नहीं हो रही, 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, यानी कि असरेशन तो हमारा करेक्ट है, ठीक है, असरेशन हमारा करेक्ट है। नाउ रीजन चेक करते हैं। फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यस हमने यही इक्वेशन यूज की, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u गिव्स v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नहीं, हमें तो इसमें v की वैल्यू 13 सेंटीमीटर मिल रही है, यानी कि हमारा रीजन इनकरेक्ट है, ठीक है, रीजन हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। सो हमारा इसमें असरेशन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। सो इसके लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा इसके लिए, ए इज ट्रू, असरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इसमें हमें एक रे डायग्राम गिवन है। द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन स्कीमेटिकली एज अ रेक्टेंगल इन द इमेज, ठीक है। इसमें ये रेक्टेंगल की फॉर्म में जो हमारा डायग्राम है शोन, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारा डायग्राम शोन है ये, ठीक है, शोन स्कीमेटिकली एज अ रेक्टेंगल इन द इमेज। तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हमें पहचानना, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें तो इसमें हमारी इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, वर्चुअल हमारी ये हमारी इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। तो आपने पढ़ा होगा जब हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं तो हमारी इमेज फोकस से जाती है, ठीक है। देन उसके बाद जब हम ओ के थ्रू लाइट की रे जाती तो हमारी इमेज यहाँ का ही बनती है। तो इस टाइप का ही ये हमारा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ये हमारी इमेज है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा हुआ? कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव लेंस, ठीक है। नाउ बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है। सो हमेशा कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी इस केस में? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्लियरली आपको दिख रहा है कि डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमें जो इसमें मेजरमेंट दिए हुए उसके अकॉर्डिंग हमें फोकल लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे हम? ये हमारा क्या लेंस है, तो हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। सो v की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? v की वैल्यू हमें गिवन है, अच्छा ये क्या है हमारी u है, u हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। u हमारा क्या है? u हमारा 20 सेंटीमीटर है एंड v कितना है हमारा? v हमारा है, ये हमारा इमेज है तो v हमारा 10 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। u हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो इमेज है, इमेज भी हमारी इस साइड बन रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी -10 माइनस u की वैल्यू -20, यानी कि -1/10 प्लस 1/20, यानी कि -1/20। तो फोकल लेंथ हमारी क्या आएगी?
-20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन है ना हमें, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी, -20 सेंटीमीटर। यानी कि बेस्ड ऑन दी मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, -20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस में क्यों आई, क्योंकि हम ये वाला फोकस यूज करते हैं कॉनकेव लेंस में। ठीक है, तो हमारी क्योंकि ये जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड ये फोकल लेंथ भी, फोकस भी हमारा, यानी कि नेगेटिव आएगी हमारी, तो ऑब्वियसली हमारी नेगेटिव ही आएगी, यानी कि फोकल लेंथ कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का जो पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इनके लिए क्या क्वेश्चन गिवन है देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, कौन सी कंडीशन में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सा लेंस गिवन है, ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किस कंडीशन में हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है। हमें पता है एक लास्ट केस होता है, उसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनती है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1। जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1 के बीच में प्लेस्ड होता है तो हमारी इमेज क्या बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर, सो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1, तब हमारी कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, बी पार्ट क्या है, why does a piece of paper catch fire if we allow sunlight to pass through a convex lens onto the paper। ठीक है, सो पीस ऑफ पेपर आग पकड़ लेता है जब हम उसको जब सनलाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन टू द पेपर। यानी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जब हम सनलाइट को पेपर पर पास होने देते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। इसका रीजन हमें बताना है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सनलाइट की जो रेस होती है उन्हें एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करता है। ठीक है, तो उस सिंगल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अच्छा, ये जो सनलाइट होती है वो एनर्जी कंटेन करती है, तो ये एनर्जी जब एक सिंगल पॉइंट पर, स्मॉल पॉइंट पर कंसंट्रेट होती है तो उस पॉइंट पर सिग्निफिकेंटली एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ये लाइट एनर्जी क्या करती है, उस सिंगल पॉइंट का यानी कि उस फोकल पॉइंट का टेम्परेचर रेस कर देती है, जो कि इतना हाई हो जाता है कि अगर उस प्लेस पर, उस पॉइंट पर किसी पीस ऑफ पेपर को रखा जाए तो वो इजीली, मतलब फायर, आग पकड़ सकता है, फायर कैच कर सकता है। ठीक है, तो वहां पर जो टेम्परेचर है उस सिंगल पॉइंट पर इतना हाई हो जाता है जो कि सफिशियंट है एक पीस ऑफ पेपर को जलाने के लिए, इनफ है वो। ठीक है, हम जैसे ही उस सिंगल पॉइंट पर पीस ऑफ पेपर रखते हैं तो वो फायर कैच कर लेता है। क्लियर, तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं। क्लियर, ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। ठीक है, सबसे पहले हम ए ऑप्शन डिस्कस करेंगे, हम बी भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। हमें एक सर्किट गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट दी फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेसिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों 8 ओम रेसिस्टर का। हमें इजीली दिख रहा है, इसमें ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, यानी कि 2/8, यानी कि 1/4। ठीक है, तो आरपी हमारा क्या आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या आएगा हमारा, 4 ओम। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमारा 4 ओम होगा। ठीक है, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी 4 ओम रेसिस्टर, यानी कि ये 4 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये सेकंड ऑप्शन में फाइंड आउट, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें सर्किट गिवन है पहले इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि इसका तो हमारा इक्विवेलेंट कितना आया है, 4 ओम आएगा, आया है, यानी कि इसकी जगह हम एक सिंगल रेसिस्टेंस जोड़ें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 ओम होगी। ठीक है, तो ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर टोटल क्या हो जाएगा, ये वाला 4 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कि 4 है, यानी कि
8 ओम हमारा आर टोटल हो जाएगा, ठीक है। एंड हमें वी कितना गिवन है, वी हमें गिवन है 8 वोल्ट, ठीक है। सो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ओम्स लो, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई आर, ठीक है। आई हमें फाइंड आउट करना है, वी अपॉन आर। वी हमारा 8 है, आर भी हमारा 8 है, यानी कि 1 एम्पियर। यानी कि इस 4 ओम और इस 4 ओम जो इक्विवेलेंट आया है, इनके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू दी 4 ओम रेसिस्टर विल बी 1 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर, ठीक है। ना इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बी पार्ट, इसमें भी हमें एक सर्किट गिवन है। अच्छा देखते हैं इसमें क्या फाइंड आउट करना है। स्टडी दी सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ओम रेसिस्टर, ठीक है। तो ये 12 ओम रेसिस्टर में करंट हमें फाइंड आउट करना है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसके लिए हमें सबसे पहले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारे पैरेलल में, तो पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, यानी कि 2 अपॉन 24, यानी कि 1 अपॉन 12, यानी कि आर पी 1 अपॉन आर पी की वैल्यू 1 अपॉन 12, यानी कि आर पी की वैल्यू 12 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह हम एक सिंगल रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे जो कि 12 ओम का होगा, ठीक है। तो ये 12 ओम का एंड ये 12 ओम का दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 12 प्लस 12, यानी कि आर टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 12 प्लस 12 यानी कि 24 ओम, ठीक है। आर टोटल हमारा आ जाएगा 24 ओम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट, ठीक है। तो करंट क्या होगा, फिर से हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। वी हमें कितना गिवन है, 6 वोल्ट, ठीक है। वी हमें गिवन है 6, वी की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 24 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 6 4 24, 1 अपॉन 4, यानी कि 0.25 एम्पियर, ठीक है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा होगा आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ठीक है। नाउ सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ अमीटर A1 एंड A2 इफ एनी। यानी कि जो हमारा अमीटर A1 है, अमीटर A1 है ये वाला, एंड अमीटर A2 है, ठीक है। तो इनकी रीडिंग में हमें क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अगर कोई डिफरेंस है तो, ठीक है। सो यू नो इसका हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला तो हमारा क्या आया था, 12 आया था, ठीक है। तो ये 12 एंड ये 12 दोनों सीरीज में, यानी कि जितना करंट इस एम्पियर A1 से फ्लो हो रहा होगा उतना ही करंट A2 से फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। सो A1 A2 दोनों हमारे रीडिंग ऑफ A1 की जो रीडिंग है ना, एंड A2 की जो रीडिंग है, दोनों सेम होगी, है ना। रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 क्या होगी, सेम होगी। यानी कि हम डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा I12, यानी कि क्या हो जाएगा I2 माइनस I1। तो वैल्यू सेम ही है, 0.25 माइनस 0.25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि डिफरेंस क्या होगा, वही डिफरेंस हमारा 0 होगा, क्योंकि दोनों रेसिस्टर हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, एंड ये दोनों A1 A2 भी हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। यानी कि दोनों ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि A1 के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वही A2 के थ्रू करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड है ना। क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। सो जो A1 के थ्रू करंट फ्लो होगा वही A2 के थ्रू फ्लो होगा, यानी कि इनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ अमीटर A1 एंड A2 इफ एनी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, या हम कह सकते हैं 0 डिफरेंस होगा, ठीक है, A1 एंड A2 की रीडिंग में। क्लियर। नाउ अब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या गिवन है इसमें, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ए पार्ट का, यू आर गिवन 4 रेसिस्टर्स ईच हैविंग रेसिस्टेंस ऑफ R ओम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेसिस्टेंस दैट कैन बी मेड विद दिस 4 रेसिस्टर। हमें 4 रेसिस्टर गिवन है, उनके थ्रू हम मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना फाइंड कर सकते हैं एंड मिनिमम रेसिस्टेंस कितना फाइंड कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब हम उनको सीरीज में कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो आर मैक्सिमम क्या होगा, जब हम चारों रेसिस्टर्स को जो कि R ओम के उनको सीरीज में कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो 4R हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेसिस्टेंस हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही आर मिनिमम जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आर मिनिमम निकालने के लिए हम चारों रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो आर मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, वन अपॉन आर मिनिमम, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, 4/R। ठीक है, 4/R। तो आर मिनिमम की वैल्यू हमारी क्या आएगी, R/4। ठीक है, तो आर मिनिमम की वैल्यू हमारी R/4 आएगी एंड आर मैक्सिमम की वैल्यू हमारी 4R आएगी। क्लियर। ठीक है, सो ए पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। नाउ बी पार्ट डिस्कस करते हैं जो कि हमारा और में गिवन है। ठीक है, इन दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करना था। बी पार्ट क्या है हमारा, अ कॉपर वायर हैज़ अ लेंथ L is equal to 2 meter, a cross sectional area A is equal to 0.5 mm square and resistivity rho is equal to 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Calculate the resistance of another wire made of the same material whose length is twice the length of the wire but has the same cross sectional area. ठीक है, हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है 0.5 mm स्क्वायर एंड रेसिस्टिविटी हमें कितनी गिवन है, रेसिस्टिविटी हमें गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है अनदर वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक दूसरी वायर जो सेम मटेरियल की बनी हुई, यानी कि दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। ठीक है, तो यही रो हम उसके लिए यूज करेंगे। हुज लेंथ इज ट्वाइस द लेंथ, यानी कि जो अनदर वायर है उसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ एल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो एल हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ एल है। ठीक है, या एल डैश लिख सकते हैं इसको हम, रो एल डैश अपॉन ए। एल डैश हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ एल है अपॉन ए। रो की वैल्यू हमारी कितनी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 टू, एल की वैल्यू हमारी कितनी है, एल की वैल्यू हमारी 2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 0.5 mm स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे क्योंकि सारी रेटिंग्स हमारी मीटर में गिवन है। ठीक है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1.7, ये पॉइंट हम हटाएंगे तो इधर 10 आ जाएगा, 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 2 4 2 8, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8 है हमारा यहाँ पे, ये -6 + 6 हो जाएगा, यानी कि 1.7 इंटू 8 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 136। ठीक है, 136, 13.6 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.136 ओम हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा रेसिस्टेंस कितना आया 0.136 ओम। क्लियर, 0.136 ओम हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा अनदर वायर का, जिसकी रेसिस्टिविटी वही है क्योंकि हमने सेम मटेरियल लिया है, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, अच्छा उसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है, तो रेसिस्टेंस हमारा अनदर वायर कितना हो जाएगा 0.136 ओम। क्लियर। ठीक है, 0.136 ओम हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इसी के साथ बी पार्ट भी हमारा फिनिश होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 35 इज, ठीक है, इसमें हमें रे डायग्राम गिवन है, द अबव इमेज शोज अ करेक्टिव मेजर फॉर अ
पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन, हमें एक पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए करेक्टिव मेजर इस रे डायग्राम में गिवन है। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें ये करेक्शन गिवन है हमें किसी डिफेक्ट ऑफ विजन का। ठीक है, तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। ये कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड था, ठीक है, तो नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट था, तो जो जिसको भी ये डिफेक्ट ऑफ विजन है उस पर्सन का नियर पॉइंट कहाँ चला गया था, दूर चला गया था। ठीक है, तो नियर पॉइंट दूर जाने की वजह से उसको पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। कॉन्वेक्स लेंस करके जो रेस हो गई वो इस पॉइंट पर फोकस हो गई और हमारी इमेज रेटिना पर बन गई, है ना। तो हमने क्या यूज किया, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, यानी कि इसमें जो पर्सन था उसको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन था, हाइपरमेट्रोपिया था, इसलिए उसको पास के ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पर प्लेस्ड है वो दिखाई नहीं दे रहे थे, उसको उसका नियर पॉइंट दूर जा चुका था, इस पॉइंट पर जा चुका था। तो हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया और उसको करेक्ट किया, जिससे हमारी यहाँ के जो ऑब्जेक्ट है उनकी क्लियर इमेज रेटिना पर बन गई। यानी कि उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन था, हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या था उसको, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नाउ हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड। कौन सा लेंस हमने इसको करेक्ट करने के लिए यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, करेक्टिव लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है हमारा, ड्रॉ एंड लेबल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। यानी कि करेक्शन से पहले जो डिफेक्ट ऑफ विजन था उसका रे डायग्राम हमें लेबल रे डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि हमारा करेक्शन से पहले था, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन को हमें शो करना है। क्लियर। सो इसके लिए हम कैसे डिफेक्ट ऑफ विजन शो कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने करेक्टिव लेंस यूज नहीं किए थे उससे पहले की कंडीशन हमें बतानी है, जब पर्सन को डिफेक्ट ऑफ विजन था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा था, जो हमारी कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट था जो कि इस पॉइंट पर प्लेस्ड था, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा तो उसकी इमेज क्या हो रही थी, उसकी इमेज हमारी रेटिना से पीछे बन रही थी। ठीक है, उसकी इमेज हमारी रेटिना से पीछे बन रही थी। ठीक है, रेटिना का पॉइंट हमारा ये है, लेकिन हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, रेटिना से पीछे। ठीक है, रेटिना से पीछे हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी, ये उसका नियर पॉइंट, उसका एक्चुअल नियर पॉइंट तो ये होता है हेल्थी आई का, लेकिन उसका नियर पॉइंट एक्चुअल हेल्थी आई का नियर पॉइंट यहाँ पे होता है, लेकिन उसका डिफेक्ट ऑफ विजन होने की वजह से उसका नियर पॉइंट यहाँ पर आ गया था। ठीक है, उसका नियर पॉइंट यहाँ पे आ गया था। ठीक है, सो ये हम लिख सकते हैं नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट यहाँ पे आ गया है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये हमारा किसका डायग्राम है, हाइपरमेट्रोपिक आई का। ठीक है, यानी कि करेक्शन से बिफोर, करेक्शन से पहले हाइपरमेट्रोपिक आई में इस तरीके से रे डायग्राम फॉर्म हो रहा था, इस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही थी जो कि रेटिना से पीछे बन रही थी। यानी कि हमने इस रे डायग्राम में डिफेक्ट ऑफ विजन को शो कर लिया है, जो कि क्या है हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई का है। ठीक है, सो इस तरीके से हम रे डायग्राम शो कर सकते हैं। क्लियर। इसमें हमारी इसमें एरो भी शोज करने हैं हमें, एरो को भी शो करना है हमें। ठीक है, एरो भी शो होने चाहिए तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर एरो हम मिसिंग कर देंगे तो उसका मार्क्स हमारा डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम करेक्शन से पहले हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम शो कर सकते हैं, रे डायग्राम शो कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, नाउ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नॉन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द
द phenomena of splitting up of white light into its constituent colors is called dispersion of light. डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से याद होनी ही चाहिए, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? द phenomena of splitting up of white light into its constituent colors is called dispersion of light, ठीक है। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम। सो एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच डिस्पर्शन हैपन्स, ठीक है। डिस्पर्शन हैपन्स कब हैपन होता है डिस्पर्शन? जब व्हाइट लाइट की रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो हमारा डिस्पर्जन हैपन्स होता है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ white light passes through a transparent medium such as prism, ठीक है, such as prism, ठीक है। dispersion happens when a ray of light passes through a transparent medium such as prism and splits up into its constituent colors, ठीक है। dispersion happens when a ray of light passes through a transparent medium such as prism and splits up into its constituent colors, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, इसलिए हमारा डिस्पर्शन अकर होता है। तो ये भी हमारी कंडीशन है। इसके अलावा ये कंडीशन तो हम लिख ही सकते हैं, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हमारा मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जैसे कि प्रिज्म के टाइप का, है ना। एंड जो लाइट की रेस होती है, मतलब जो उनकी क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इसलिए डिफरेंट वेवलेंथ के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, इसलिए हमारा डिस्पर्शन अकर होता है। तो ये कंडीशन हमारी नेसेसरी है डिस्पर्शन के हैपन होने के लिए, ठीक है। नाउ थर्ड देखते हैं हमारा क्या है। थर्ड क्या है हमारा, ठीक है। ठीक है, गिव वन रीजन दैट कॉजेज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का रीजन हमें एक बताना है, ठीक है। प्रेसबायोपिया का रीजन हमें बताना है, ठीक है। सो प्रेसबायोपिया क्यों अराइज होता है? प्रेसबायोपिया presbyopia arise due to the gradual weakening of ciliary muscles and decreasing flexibility of eye lens, ठीक है। presbyopia arise due to the gradual weakening of ciliary muscles and decreasing flexibility of crystalline eye lens, ठीक है। क्रिस्टलाइन भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो प्रेसबायोपिया क्यों अकर होता है, क्यों अराइज होता है? जो हमारी सिलियरी मसल्स है वो एज के साथ क्या होता है, वीक हो जाती है ना, धीरे धीरे वीक होती जाती है। एंड जो हमारा आई लेंस है, क्रिस्टलाइन आई लेंस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिश्ड हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से हमारा प्रेसबायोपिया अराइज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। A student needs to make a 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.80 millimeter diameter. Resistivity of copper is 1.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter. ठीक है, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में फाइंड आउट करना है हमें, क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है,
0.12 ओम, ठीक है। एंड हमें रेसिस्टिविटी गिवन है, रो हमें गिवन है, कितना गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एंड हमें क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है, कॉपर वायर का डायामीटर गिवन है 0.80 mm, डायामीटर गिवन है हमें 0.80 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.80 अपॉन 2 यानी कि 0.40 mm हमारी रेडियस हो जाएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा ये हमारी कॉपर वायर है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 0.40 है, ठीक है। इसको हम mm है तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे, 0.40 इंटू 10⁻³ मीटर, 0.40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सॉल्व करेंगे, जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू फोर, ठीक है, 0.5024, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5.024 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना होगा 5.024 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, क्लियर। सो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन का हमारा आंसर ये हो जाएगा 5.024 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ना इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर दी 0.12 ओम रेसिस्टर। हमें लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो हमें कितना गिवन है, रो हमें गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻8, आर भी हमें गिवन है, आर हमें कितना गिवन है 0.12 ओम, ठीक है। एल हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाल ही लिया है 5.024 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एल हमें फाइंड आउट करना है, तो 0.12 इंटू 5.024 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है इसको 1.8 से, ठीक है। तो 1.8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ठीक है 10⁻, एक मिनट, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आया था, ए इज इक्वल टू 5.024 इंटू 10⁻⁻6 आया था, ठीक है। अच्छा 0.5024 आया था, सॉरी। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा आया था 0.5024
5.024 इंटू 10⁻⁻7 आया था, -6 आया था। तो इसको हमने क्या किया था, 5.024 किया था इंटू 10⁻⁻7 कर दिया था। ठीक है, 10⁻⁻7 का, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पावर -7 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पावर -7 आएगी। ठीक है, तो ये पावर -7 आएगी नीचे। ठीक है, 0.12 है ये हमारा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा 5.04 इंटू 10⁻�7 आया है। ठीक है, मतलब हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, 0.5024 इंटू 10⁻�6 आई थी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने 10⁻�7 कर दिया, तो 5.024 इंटू 10⁻�7 हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ये है। तो ये 1.8 इंटू 5.04 इंटू 10⁻�7 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻�8 इज इक्वल टू एल आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारा 0.288 आया था इंटू 10⁻⁻7 प्लस 8। ठीक है, अपॉन 1.8 इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0.3349 हमारा कुछ आ रहा है इंटू 10⁻1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3.349 3.3 रेसिस्टेंस है नहीं हमारा, लेंथ है, सॉरी लेंथ 3.349 मीटर, या इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 3.35 मीटर। तो लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, 3.35 मीटर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारा क्या आया, 5.024। ठीक है, 5.024 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आया है। एंड हमारी लेंथ क्या आई है, सेकंड पार्ट का आंसर, लेंथ हमारी आई है 3.35 मीटर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। मैग्नेटिक question number 37, magnetic field lines are shown in the given diagram. A student makes a statement that the magnetic field at x is stronger than at y. Explain with reason if the student's claim is correct. ठीक है, स्टूडेंट ने क्या बोला है कि, ठीक है, स्टूडेंट ने बोला है कि जो डायग्राम ए हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम। ए स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स, एक्स हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट वाई हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई, यानी कि वाई के कंपेरिजन में एक्स पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो क्या स्टूडेंट का जो क्लेम है वो करेक्ट है, हमें ये चेक करना है। यस, स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट, क्योंकि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होती है वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। यानी कि एक्स पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, एंड वाई पे उसकी कंपैरिजन में कम होगा। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट का स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट। स्टूडेंट्स claim is correct because closeness of magnetic field lines is directly related to strength of magnetic field.
ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का क्लेम करेक्ट है, क्योंकि क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होगी वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगी वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? उसकी कंपेरिजन में कम होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट का क्लेम करेक्ट है, बिकॉज क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड at x is greater than strength of magnetic field at x is greater than strength of magnetic field at y। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट x इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट y। ना इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हमें इस डायग्राम को रीड्रॉ करना है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करना है। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है, ये हमारा एक्स पॉइंट है, ये हमारा वाई पॉइंट है। तो आउटसाइड दी मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी कि डायरेक्शन हमारी कैसे होगी? ऐसे। ठीक है, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके से हम डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर देंगे। ठीक है, नाउ आप इसका रिमेनिंग पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।